हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपने 6 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 7वां नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न है वो इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों देखिए, ये सिलेबस है। इसमें देखिए 150 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें भाग 6 के माध्यम से भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 3 में सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 4 के अंदर शैक्षणिक रीति विज्ञान के 10 प्रश्न है। भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान के 10 प्रश्न है और भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछले मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 7 है। देखिए, सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित है दोस्तों 40 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें सीवी जनपद का उल्लेख, पहला प्रश्न है सीवी जनपद का उल्लेख है दोस्तों का प्रमुख या सर्वप्रथम स्रोत है। सीवी जनपद का उल्लेख है का सर्वप्रथम स्रोत है तो वो कौन सा स्रोत है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें सिक्के। दोस्तों देखिए, सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत है वो सिक्के हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? सबसे अधिक गर्मी कौन से महीने में होती है? तो दोस्तों जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मंदिर है ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों, भीलवाड़ा में। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 4 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के किस जिले में पलाया झील स्थित है? पलाया झील कहाँ पर है? तो दोस्तों ये पलाया झील है ये जैसलमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तो वो कौन था? तो वो था दोस्तों महाराजा राम सिंह। महाराजा राम सिंह। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। इसमें नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ पे देखिए 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो दोस्तों वो तो थे आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, राम सिंह नहीं थे, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए 2 युद्ध हुए थे, एक बिथोड़ा का और एक चेलावाज का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर का प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए किसने? तो स्वराज शब्द का प्रयोग दोस्तों सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो वो है दोस्तों इसमें दोस्तों 2010 में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। 8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के थे संपादक थे? बताइए दोस्तों। विजय सिंह पथिक, जिन्हें दोस्तों राष्ट्रीय पथिक के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने दोस्तों राजस्थान केसरी समाचार पत्र चलाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, होलार राजस्थानी लोकगीत है जो किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो दोस्तों किसके अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये शिशु के जन्म पर ये गाए जाते हैं दोस्तों, होलार लोकगीत। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें, बताइए कौन नहीं था? तो दोस्तों रामकरण जोशी था, बेलंत मल भंडारी थे, देवी शंकर तिवारी थे, प्रयागराज भंडारी नहीं थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे दयालदास ख्यात में निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो बताइए किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो दोस्तों सर्वप्रथम हुआ था, ये हुआ था बिजोलिया के अंदर। कहां पर हुआ था? बिजोलिया में। कब हुआ था? 1897 में प्रारंभ हुआ था ये, ठीक है, और 1941 तक दोस्तों ये चला था। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान में एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो वो किया था दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोतीलाल तेजावत। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो कितनी रियासतें और ठिकाने थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर 19 रियासतें और 3 ठिकाने। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ऊंट की खाल पर स्वर्ण नक्काशी की कला कहलाती है। ऊंट की खाल पर स्वर्णिम नक्काशी की कला कहलाती है, तो वो कला है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो उस्ता कला कहलाती है, उस्ता कला, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में धानवन दुर्ग के बीच स्थित है। राजस्थान में धानवन दुर्ग है वो किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों रेगिस्तान के बीच जो दुर्ग स्थित होता है उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 17 नंबर का प्रश्न है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है झालावाड़ में। कहां पर है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी है वो दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों ये बूंदी में है 84 खंभों की छतरी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी में है। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या है। तो राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है दोस्तों 68 लाख है। नहीं, यहाँ पर देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए यहाँ पे 6.86 करोड़, 6.86 करोड़ ये राजस्थान की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर इसमें ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ये कोमा है वो सही नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पे ये से होता ऐसे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की प्रसिद्ध झील नटनी का चबूतरा निर्मित है। नटनी का चबूतरा कहाँ पर निर्मित है? तो दोस्तों ये पिछोला में है। कहाँ पर है? पिछोला में है ये नटनी का चबूतरा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में हाड़ी रानी की बावड़ी
में स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर है हाड़ी रानी की बावड़ी? तो दोस्तों ये टोडा रायसिंह में है। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह टोंक में है। ए नंबर का ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में डूंगरपुर जिले में स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेमल देवी। प्रेमल देवी ने दोस्तों 1586 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था नौलखा बावड़ी का। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? राजस्थान की झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें हाड़ौती। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाड़ौती। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आयड़ या आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों जयपुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर है। 26 नंबर का प्रश्न है, मारी बरसालेरी मुमल हालीने ए हालीजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? बताइए ये लोकगीत कौन से क्षेत्र का है? तो ये जैसलमेर क्षेत्र का है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर क्षेत्र का है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? त्योहारों का आगमन दोस्तों श्रावण तीज से माना जाता है। ठीक है, श्रावण तीज से दोस्तों त्योहारों का आगमन है वो माना जाता है। आपने कहावत तो सुनी होगी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरुष का वस्त्र नहीं है? पुरुष का वस्त्र दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जामा, चुग्गा और अंगरखी ये तीनों दोस्तों पुरुष के वस्त्र हैं। यहाँ पे लप्पा नहीं है। लप्पा है ये पुरुष का वस्त्र नहीं है। ये दोस्तों गोटे का एक प्रकार है ये लप्पा लप्पी। ठीक है, ये क्या है? गोटे के प्रकार है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, या मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भील पुरुष अपने बाल को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? भील पुरुष अपने बाल को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों पात्या। क्या बोलते हैं? पात्या बोलते हैं। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पात्या या पोत्या। 31 नंबर का प्रश्न है, हड़प्पा कालीन कालीबंगा शहर कहाँ स्थित है? कहाँ पर है ये? तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही, राजस्थान। 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? किस वर्ग के समाज से था? तो क्षत्रिय वर्ग के समाज से था दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर का प्रश्न है, संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? संत दरियाव जी राम स्नेही संप्रदाय की किस शाखा के प्रवर्तक थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों मेड़ता की जो रेण शाखा है, ठीक है, उससे संबंधित थे दोस्तों ये। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्यटन विभाग की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 1956 में। 35 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजस्थान में लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जयनारायण व्यास को जाना जाता है दोस्तों लोकनायक के नाम से। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित है संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, तो वो कौन सी थी? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें उदयपुर नहीं थी दोस्तों, बूंदी, प्रतापगढ़ और सापुरा ये तीनों थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा
सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो थे दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। यहाँ पर एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बोल भारमली, ये जो रचना है यहाँ पर यादवेंद्र शर्मा दे रखा है, जो कि इसमें गलत दे रखा है, पहला ही गलत दे रखा है। दोस्तों ये बोल भारमली जो रचना है ये सत्य प्रकाश जोशी की रचना है, यादवेंद्र शर्मा की नहीं है। बाकी यहाँ पे पागी रचना चंद्र प्रकाश देवल की है, कोडम दे ये मेघराज मुकुल की रचना है, पग फेरो ये मणि मधुकर की रचना है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 39 नंबर का प्रश्न है, विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा के बारे में अधोलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? कौन सा या कौन से कथन है वो सही है, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए विजयदान देथा राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक थे, जिनकी कहानी चरणदास चोर नामक नाटक के रूप में रूपांतरित की गई। दोस्तों ये कथन है यहाँ पर वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा देखिए विजयदान देथा रूपायण संस्थान के संस्थापक थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 और 2 दोनों सही है। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार? निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का राजस्थान के विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मुकुंदरा पहाड़ियां। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा पहाड़ियां। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से पार्ट में दोस्तों कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? वस्त्र नगरी दोस्तों भीलवाड़ा को कहते हैं। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। टेक्सटाइल्स सिटी ऑफ राजस्थान भीलवाड़ा को कहते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही। 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दौसा। देखिए कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 जिले आते हैं हाड़ौती के पठार में, दौसा नहीं आता। ए नंबर ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों बाणगंगा नदी का उद्गम है वो कहां से होता है? तो ये विराटनगर की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जयपुर। 44 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो दोस्तों ये मावठ वर्षा है, ये शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है जिसको मावठ कहते हैं, और ये दोस्तों गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये कौन से जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये सीकर जिले में स्थित है। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीकर जिले में है। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से 1949 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों इसमें न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल कोटा, न्यायमूर्ति आनंद नारायण कौल ये कोटा से संबंधित नहीं थे, ये अलवर से संबंधित थे दोस्तों। कहां से? तो ये अलवर से संबंधित थे।
और न्यायमूर्ति के शर्मा ये भरतपुर से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है इसमें। और न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त, ये यहाँ पर ये अलवर दे रखा है, ये दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। ये त्रिलोचन दत्त है, ये बीकानेर से संबंधित थे दोस्तों। कहां से? बीकानेर से संबंधित थे। और न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता है, न्यायमूर्ति खेमचंद गुप्ता है, ये दोस्तों कोटा से संबंधित थे। कहां से? तो ये कोटा से संबंधित थे। तो यहाँ पर इसमें एक ही सही दे रखा है और वो है बी नंबर का, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 48 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो बताइए कितने सदस्य मनोनीत हैं? तो दोस्तों एक भी सदस्य मनोनीत नहीं है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान से लोकसभा हेतु कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो कितने सदस्य चुने जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा, वो है 25 सदस्य है वो चुने जाते हैं दोस्तों लोकसभा के लिए। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? तो दोस्तों मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना कब से लागू की गई? ये योजना है, ये दोस्तों 17 दिसंबर 2019 से लागू की गई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 53 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है। बेरोजगारी भत्ता पाने की अधिकतम अवधि है वो क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों बेरोजगारी भत्ता पाने की जो अवधि है वो है दोस्तों 2 वर्ष या रोजगार मिलने तक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मार्च 2022 में प्रदेश में नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो बनाया गया है दोस्तों राम लुबाया को, ठीक है, राम लुबाया को बनाया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किसके साथ मिलकर राइज दीक्षा पोर्टल का निर्माण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें किसके द्वारा मिलकर? तो ये एनसीटीई के द्वारा मिलकर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर का प्रश्न है, बालिका शिक्षा फाउंडेशन का कार्य क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका कार्य क्षेत्र है माध्यमिक शिक्षा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा। आगे देखिए 57 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है। राजस्थान में कैंसर अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों जयपुर में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जयपुर में। 58 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो अनिवार्य शब्द का अर्थ है दोस्तों सरकार दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा को पूर्णता, शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 59 नंबर का प्रश्न है, देखिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति यानी कि एसएमडीसी का अध्यक्ष होता है। तो इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों संस्था प्रधान। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संस्था प्रधान। 61 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए डाइट के विभाग सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं नवाचार विभाग का प्रमुख कार्य है। डाइट के विभाग सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं नवाचार विभाग का प्रमुख कार्य है। तो दोस्तों प्रमुख कार्य है वो क्या है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, डाइट के विभाग सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण एवं नवाचार विभाग के दोस्तों प्रमुख कार्य है, वो प्रमुख कार्य क्या है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो इसमें देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, बिल्कुल है। और देखिए जिला प्रशासन को शैक्षिक योजनाओं के संचालन में अपना योगदान करना, ये भी है। सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ स्वयं क्या है? तो दोस्तों क्या है ये? तो ये ऑनलाइन पाठ्यक्रमों हेतु एकीकृत पोर्टल है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के रावतबाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? राजस्थान के रावतबाटा के किस गांव में 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों, बताइए, तो वो है सुखपुरा ऑफ स्ट्रीम क्लोज्ड लूप पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, और ये रावतबाटा में, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तो दोस्तों इसका वर्तमान नाम है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ बनाया गया है? पहला बोन बैंक कहाँ बनाया गया है? तो ये दोस्तों कोटा में बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास में दोस्तों लिंक को शेयर जरूर करें। देखिए अब अपन भाग 3 में सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के भारतीय उत्पत्ति के साथ इसके क्रमिक विकास के सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है डीपी अग्रवाल। दोस्तों डीपी अग्रवाल ने दोस्तों इस सिद्धांत को स्वीकार किया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 67 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, अपने को बताना है कि कौन सा सही है। देखिए महासागरीय जल का वितरण पृथ्वी पर तापमान के पैटर्न को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है। कारण आर देखिए महासागरीय धाराएं विभिन्न अक्षांशों के बीच उष्मा का पुनर्वितरण करती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है और सही व्याख्या भी है। तो यहाँ पर इसमें कूट भाषा में सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है। सूची सेकंड में राजधानी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मगध, दोस्तों बताइए मगध की राजधानी है वो दोस्तों कौन सी है? बताइए दोस्तों मगध महाजनपद की राजधानी है वो दोस्तों कौन सी है? तो दोस्तों इसकी राजधानी राजगृह जिसको दोस्तों गिरिवज्र भी कहा जाता है ये है। और अवंती की दोस्तों राजधानी है वो उज्जैन थी, ठीक है, उज्जैन। और कौशल की राजधानी है ये दोस्तों श्रावस्ती है, कौशल की राजधानी। और वज्जी महाजनपद की राजधानी है वो दोस्तों वैशाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। 3 4 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 1 2। 69 नंबर प्रश्न है, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? कहाँ की थी? तो दोस्तों ये वैशाली में की थी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वैशाली में।
70 नंबर का प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम उनके गुरु कौन थे? सर्वप्रथम उनके गुरु कौन थे? तो दोस्तों वो थे आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। आलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र ये थे दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्राचीन काल में किस महाजनपद में यदु यानी कि यादव वंश का शासन था? तो वो था दोस्तों सूरसेन जनपद में, सूरसेन जनपद में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित मूर्ति कलाओं में से कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो कौन सा मौर्य काल से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों मथुरा में खड़े बुद्ध, मथुरा में खड़े बुद्ध। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मथुरा में खड़े बुद्ध। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में आर्थिक क्षेत्र है और सूची सेकंड में उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा इसमें कृषि, कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों द्वितीय क्षेत्र है निर्माण या विनिर्माण बोल सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र है वो है दोस्तों सेवा क्षेत्र है, यानी कि इसमें बैंकिंग क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में आता है। और चतुर्थ क्षेत्र है वो है सॉफ्टवेयर विकास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 74 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए धर्म शब्द का रूपांतरण धम्म संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो ये प्राकृत भाषा से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर प्राकृत भाषा से संबंधित है। 75 नंबर प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो दोस्तों क्या थी ये? तो ये जनजातीय सभाएं थी दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनजातीय सभाएं थी। 76 नंबर का प्रश्न है, सवाई जयसिंह या जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक ने दी थी? सवाई की उपाधि है वो दोस्तों किसने दी थी? तो वो औरंगजेब ने दी थी दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब ने। 77 नंबर का प्रश्न है, मुगल काल में बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी कौन सा था? बताइए मुगल काल में सर्वोच्च बादशाह का सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी कौन था? तो वो था दोस्तों सद्र उस सुदूर, सद्र उस सुदूर ये सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी था। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों अनुसूची है, दूसरी तरफ विषय है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है? भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? भाषाएं हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दोस्तों दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, न्यायाधीशों इनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है, शपथ का उल्लेख नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है और 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निहरता से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये शपथ से नहीं वेतन से संबंधित है ये। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ये तो सभी को पता होगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है कि एक गणतंत्रीय राज्य होने के बावजूद भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है जिसका प्रमुख ब्रिटिश अधिपति है। ऐसा इसलिए है कि दोस्तों ऐसा इसलिए है कि दोस्तों यह सदस्यता भारतीय गणतंत्र के सार्वभौमिक स्वरूप को प्रभावित नहीं करती। यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है?
कौन सा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए, मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। मूल कर्तव्य आप सभी को पता है कि ये अनुच्छेद 51A में है, ठीक है। और मूल अधिकार है, ये दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो ये तो दोस्तों अलग अलग है, हिस्सा नहीं है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 51A प्रत्येक भारतीय नागरिक के 11 कर्तव्यों की व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये असत्य कथन है। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेकुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 ईस्वी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा सुनाई गई थी, सजा दी गई थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है नासिक षड्यंत्र केस। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केस। 83 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से लिए गए। 84 नंबर प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर ने राजपूतों के साथ संबंध सुधारने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो दोस्तों, कौन सी नीति अपनाई? वैवाहिक संबंध और उच्च पदों पर नियुक्तियों, ये नीति अपनाई थी दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन सही। 85 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के या सौरमंडल में ग्रहों के निम्नलिखित क्रम में कौन सा क्रम सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही है? सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही है, तो वो सही है दोस्तों। देखिए, सबसे नजदीक बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो बुध है वो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो किस बात पर निर्भर करता है दोस्तों? वो है राज्य की जनसंख्या पर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य की जनसंख्या पर करता है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 87 नंबर का प्रश्न है, लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? लोकहित मुकदमा किससे संबंध किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो कौन करता है? तो दोस्तों, वो करता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो वो है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 90 नंबर का प्रश्न है, संविधान 73 का संशोधन एक्ट 1992 विचार करता है कि देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था पर ने निम्न में से क्या प्रावधान किए? बताइए, 73वें संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किए गए हैं, वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए, मैं आपको बताऊं, जिला आयोजन समिति का गठन करना। ठीक है, जिला आयोजन समिति का दोस्तों गठन करना, ये दोस्तों जो 73वां संविधान संशोधन एक्ट हुआ था, ठीक है, 1992, उससे संबंधित दोस्तों ये जिला आयोजन समिति का गठन करना ये नहीं था। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग समिति का गठन करना, बिल्कुल सही बात है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग नियुक्त करना, ये बिल्कुल सही है। तो ये इसमें 2 और 3 है, वो क्या है? सही है, 2 और 3 इसमें सही है। यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, संपत्ति, किराया और संविदा संबंधी विवादों का निपटारा किस न्यायालय में होता है?
संपत्ति, किराया और संविदा संबंधी विवादों का निपटारा किस न्यायालय में होता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों दीवानी न्यायालय में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा दीवानी न्यायालय में। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये सही कथन कौन सा है वो बताना है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 कथन दे रखे हैं और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा। देखिए यहाँ पे अक्षांश रेखा वह विकल्प रेखा है जो पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी के समानांतर वर्ताकार रूप में निर्मित होती है। बिल्कुल सही है। अक्षांश रेखाएं किसी स्थान से भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, अक्षांश से किसी प्रदेश की स्थिति एवं ताप कटिबंधों को निर्धारण किया जाता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 93 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, तो वो चंदेल शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है परमर्दी देव था दोस्तों, परमर्दी देव था। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, परमर्दी देव था। आगे देखिए यहाँ पे, और उसके सेनानायक थे आला और उदल जो मारे गए थे। 94 नंबर प्रश्न है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? तो कौन एक जिला परिषद का संगठक नहीं है? देखिए, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा का सदस्य, ग्राम सभा का सदस्य, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 95 नंबर का प्रश्न है, संघ सूची का विषय नहीं। संघ सूची का विषय कौन सा नहीं? तो दोस्तों कानून व्यवस्था है, ये संघ सूची का विषय नहीं है, ठीक है। बाकी शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा, डाक, ये तीनों संघ सूची के विषय हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। 96 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में किस शहर को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत शामिल किया गया है? राजस्थान में किस नहर को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है परवन वृत्त परियोजना। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न है, उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि? उच्च ज्वार का निर्माण होता है क्योंकि दोस्तों चंद्रमा तथा सूर्य एक सिद्ध में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों विपरीत दिशाओं में पृथ्वी को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त ए और बी दोनों सही है। 98 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? बताइए, निम्न में से कौन सी धारा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है क्यूरोसिवो धारा। क्यूरोसिवो धारा, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए क्रायोलाइट एक प्रकार की वनस्पति है। क्रायोलाइट एक प्रकार की वनस्पति है। तो दोस्तों वो है बताइए, मरुस्थलीय वनस्पति, हिम के साथ अनुकूलित वनस्पति, उष्ण कटिबंधीय वनस्पति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। क्रायोलाइट एक असामान्य खनिज है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रमुख नहीं है? महासागरीय धाराओं के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रमुख नहीं है? तो बताइए कौन सा कारक प्रमुख नहीं है? तो दोस्तों देखिए, पृथ्वी का घूर्णन, पवने, तापमान और लवणता में भिन्नता, यहाँ पे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, ये प्रमुख कारण नहीं है दोस्तों महासागरीय धाराओं के निर्माण में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए विस्तृत कृषि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, यह कृषि विकसित राष्ट्रों में अधिक प्रचलित है। बिल्कुल सही है। इसमें पूंजीगत आवश्यकता बहुत कम होती है, ये कथन दोस्तों गलत हो जाएगा। भारत में पंजाब व हरियाणा में इसका विस्तार है। बिल्कुल सही है। मानव श्रम की तुलना में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किनके पास है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किनके पास में है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, जो गतिविधियां वस्तुओं की बजाय
सेवाओं का सृजन करती है वे शामिल की जाती है। जो गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती है वे शामिल की जाती है, तो दोस्तों वे शामिल की जाती है तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ पर भी यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर का प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का क्या उद्देश्य था? भारत में अंग्रेजों की मुक्त व्यापार नीति का क्या उद्देश्य था, बताइए। तो इसका उद्देश्य था दोस्तों भारतीय कच्चे माल के इंग्लैंड निर्यात तथा ब्रिटिश तैयार वस्तुओं के भारत आयात पर लगे सभी प्रतिबंध हटाना। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये मुक्त व्यापार आयात और निर्यात के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने की नीति है दोस्तों। ये डी नंबर का ऑप्शन सही। 105 नंबर का प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सी बात सही है? तो कौन सी बात सही है? तो वो है दोस्तों वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न, पोर्टफोलियो विदेशी निवेश किस माध्यम से किया जाता है? तो किस माध्यम से किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों शेयर बाजार के माध्यम से। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार के माध्यम से। 107 नंबर का प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो दोस्तों वो है प्रेक्षा शामिल नहीं है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रेक्षा। 108 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो वो है दोस्तों शिशु मृत्यु दर शामिल नहीं है। बाकी प्रति व्यक्ति आय, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात, शिक्षा, तीनों है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 109 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत में किस प्रकार की वनस्पति को शुष्क पर्णपाती वन के रूप में भी जाना जाता है? भारत में किस प्रकार की वनस्पति को शुष्क पर्णपाती वन के रूप में भी जाना जाता है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें देखिए वो है मानसूनी वन। ठीक है, मानसूनी वन। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी? तो बजाय बाजार नियंत्रण नीति है वो किसने लागू की थी? वो की थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। 111 नंबर प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है तो वो है दोस्तों एक छोटा सड़क के किनारे का ढाबा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है? केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है तो वो है दोस्तों इसमें भाग दोस्तों 11। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध का दोस्तों उल्लेख है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 113 नंबर का प्रश्न है, निम्न में किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय विकास को नागरिक शक्तियों का सम्मिलित प्रभाव एवं भौतिक व मानव संसाधनों, ज्ञान व कौशल के भंडार के रूप में परिभाषित किया है? निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रीय विकास को नागरिक शक्तियों का सम्मिलित प्रभाव एवं भौतिक व मानव संसाधनों, ज्ञान व कौशल के भंडार के रूप में परिभाषित किया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉन वाईजी ने। दोस्तों जॉन वाईजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राष्ट्रीय आय के संबंध में असत्य कथन है। राष्ट्रीय आय के संबंध में असत्य कथन है वो कौन सा है? तो वो है देखिए सकल घरेलू उत्पादक में सरकारी क्षेत्र का भाग बढ़ा है, बिल्कुल सही बात है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के शुद्ध घरेलू उत्पाद में योगदान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये कथन है वो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। बाकी शुद्ध घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र का योगदान कम हुआ है, बिल्कुल सही है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 115 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में ऋण की विभिन्न अवस्थाएं
में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में ऋण की विभिन्न अवस्थाएं में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो वो है दोस्तों शेयर बाजार में निवेश। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शेयर बाजार में निवेश। 116 नंबर का प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? यहाँ पर है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला मंच के अध्यक्ष या सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का मुख्यालय है कहाँ पर है? जयपुर में है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 10 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं। डी नंबर का ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अब अपने को यहाँ पर बताना है कि देखिए 1, 2 और 3 और 4 कथन दे रखे हैं। अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सही है। देखिए, ऊंचाई के साथ वायुदाब में प्रति 600 फीट यानी कि 180 मीटर पर 1 इंच या 3.4 मिलीबार की दर से गिरावट होती है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए, मिलीबार एक तरह का बल होता है जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर सतह पर 1000 डाइन के बराबर होता है, जबकि डाइन ताप की यूनिट होती है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अधिक ऊंचाई पर वायुदाब तेजी से बढ़ता है, तो बढ़ता नहीं है दोस्तों, घटता है। और देखिए, मानक वायुदाब में स्थानिक और कालिक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल सही है। तो इसमें 1 और 4 क्या है? सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 4 इसमें सही है। 120 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड किस मंडल में दिखाई देते हैं? किस मंडल में दिखाई देते हैं? तो दोस्तों ये समताप मंडल में दिखाई देते हैं। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर का प्रश्न है, मित्रों व रिश्तेदारों को दी जाने वाली उधार कौन सी साख है? तो कौन सी साख है? तो वो है दोस्तों व्यक्तिगत साख। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत साख। 122 नंबर का प्रश्न है, कालीबंगा से कुल कितनी कब्रें मिली हैं? कालीबंगा से कुल कितनी कब्रें मिली हैं? तो दोस्तों 37 कब्रें मिली हैं। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 37 कब्रें। 123 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो किन विषयों पर विचार करते हैं? तो दोस्तों ये मंत्री परिषद से संबंधित है दोस्तों, ये अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, प्रधानमंत्री से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 124 नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा, आपातकाल की उद्घोषणा दोस्तों तब तक यानी कि तब कर सकता है जब ऐसी उद्घोषणा करने के लिए संघ मंत्रिमंडल का निर्णय उसे लिखित रूप में संसूचित किया गया, यानी कि लिखित में होना चाहिए। मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप में देगा तो ही वो आपातकाल है वो घोषणा कर सकता है राष्ट्रपति। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 140 दोस्तों, अनुच्छेद 140 ये किससे संबंधित है? तो ये उच्चतम मंत्रालय के आनुवंशिक शक्तियों का वर्णन किया गया है दोस्तों इसमें। ठीक है, तो इसमें पहले का पहला हो जाएगा। और अनुच्छेद 141 में दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध होना। ठीक है, तो ये दोस्तों दूसरा हो जाएगा। अनुच्छेद 143 ये दोस्तों उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 144 में सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता से किया जाना है। तो यहाँ पर इसमें सारे के सारे सही सुमेलित हैं। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अब देखिए भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न हैं, वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 126 नंबर प्रश्न है,
परिमाणात्मक मूल्यांकन में कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? कितने प्रकार की परीक्षाएं होती है? तो दोस्तों 3 प्रकार की परीक्षाएं होती है, मौखिक, लिखित और प्रयोगात्मक। सी नंबर का ऑप्शन सही। 127 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसके अनुसार समाजमिति किसी एक समय में एक समूह के सब सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की समूची संरचना को सरल और लेखा शास्त्रीय ढंग से पेश करने का साधन है? किसके अनुसार समाजमिति किसी एक समय में एक समूह के सब सदस्यों के पारस्परिक संबंधों की समूची संरचना को सरल और लेखा शास्त्रीय ढंग से पेश करने का साधन है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है जे वेन राइट स्टोन। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 नंबर का प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक छात्रों को किससे संबंधित दोषों से मुक्त करके उनको उचित ज्ञान देता है? बताइए, ज्ञान देता है। उपचारात्मक शिक्षण में एक शिक्षक छात्रों को किससे संबंधित दोषों से मुक्त करके उनको उचित ज्ञान देता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिगम। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अधिगम से संबंधित। 129 नंबर का प्रश्न है, किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र और शीघ्र समझने वाला बनता है? तो वो है दोस्तों लिखित परीक्षा द्वारा। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, लिखित नहीं, किस परीक्षा द्वारा बालक तीव्र और शीघ्र समझने वाला बनता है? तीव्र और शीघ्र समझने वाला दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा द्वारा बनता है दोस्तों, प्रायोगिक परीक्षा द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर, प्रायोगिक कार्य इसमें सहायक होते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मनोविज्ञान ने विकास 4 अवस्थाओं का विशदता से निरूपण किया है, जो है वो है दोस्तों कोशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वृद्धावस्था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, यदि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी सीखने में असमर्थ हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी सीखने में असमर्थ हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वो है शिक्षक अपनी शिक्षण पद्धति में संशोधन लाना चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करे। डी नंबर ऑप्शन सही। 133 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसे फादर ऑफ प्रोजेक्टर मेथड माना जाता है? ये माना जाता है दोस्तों W.H. किलपैट्रिक को। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 134 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की किस पद्धति में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं? वो है आगमनात्मक विधि। ए नंबर का ऑप्शन सही। 135 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है? सबसे उच्च प्रकार का चिंतन माना जाता है तो वो माना जाता है दोस्तों तार्किक चिंतन। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तार्किक चिंतन। ठीक है, अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि सही कथन है वो कौन सा है। यहाँ पर देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता को एक व्यक्ति के रूप में देखता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में प्रशिक्षण और अभ्यास को व्यवहारवाद के साथ जोड़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 137 नंबर प्रश्न है, अधिगम के कौन से सिद्धांत में अध्यापक सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है निर्मितवादी। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्मितवादी। 138 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद शिक्षा मनोविज्ञान पर आधारित है? तो दोस्तों वो है इसमें प्रकृतिवाद। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकृतिवाद। 139 नंबर का प्रश्न है, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो वो है वंशानुक्रम और वातावरण का सहयोग अनिवार्य है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 140 नंबर का प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है। फ्राइड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है, तो वो सही कोटि है दोस्तों इदम अहम अति अहम।
यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्पीयरमैन का सिद्धांत। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्पीयरमैन का सिद्धांत। 142 नंबर का प्रश्न है, भारविहीन अधिगम निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो किस समिति की रिपोर्ट का नाम है? तो वो है यशपाल समिति की। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर का प्रश्न है, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उनके द्वारा वह सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प केवल उन्हीं गुणों को अंकित करता है? तो वो है निरंतरता, लोचनीयता, मौलिकता और विस्तार। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 144 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो वो है दोस्तों, ऋतु कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। 145 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, समायोजन व्यक्ति की है जो उसकी आवश्यकता, इच्छाओं एवं वातावरण के कारकों के बीच संतुलन बनाए रखती है जो इनकी संतुष्टि में सहायक है। वाक्य को नीचे दिए गए शब्दों में से सही को चुनकर पूरा कीजिए। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? खालिस्तान में दोस्तों यहाँ पर आएगा योग्यता। क्या आएगा? योग्यता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन सही। अब अपन भाग 6 के अंदर सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग। 146 नंबर का प्रश्न है, कंप्यूटर में द्वितीयक संग्रहण सिस्टम के रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयोग किया जाता है? तो किसे प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रोम का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही। 147 नंबर का प्रश्न है, यूनिक्स प्रचालन सिस्टम किसके लिए उपयुक्त होता है? तो किसके लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों बहुप्रयोगता के लिए। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 148 नंबर का प्रश्न है, संकेत भाषा का संबंध किससे है? संकेत भाषा का संबंध किससे है? तो वो है अंगुली छाप से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट। 149 नंबर प्रश्न है, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों स्थानीय, यानी कि लोकल क्षेत्र नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लन बोलते हैं उसे। 150 नंबर प्रश्न है, सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? तो ये मापा जाता है दोस्तों एमएच में मापा जाता है दोस्तों, ठीक है, MHz में मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये रिट मुख्य भर्ती परीक्षा लेवल 2 SST यानी कि सामाजिक अध्ययन का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। और अध्ययन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को दबाए, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।